थोड़ा दिन भर नेट गड़बड़ रहा है ना। इतनी खतरनाक तरीके से नेट गायब हुआ आज के दिन। इतना मेहनत से क्लास चल रहा था। दरअसल क्या हुआ, मतलब हमारे यहाँ दो दो इंटरनेट लगा हुआ है, मैं बता देता हूँ ना। हमारे यहाँ दो दो इंटरनेट लगा हुआ है। दोनों इंटरनेट में प्रॉब्लम क्या हुआ, आज सुबह में दिन भर नेट खतरनाक तरीके से नेट गायब हुआ आज कि एक ये पोल है जिसपे से वो आता है, इंटरनेट का तार आता था, ठीक है। इधर से ये पोल जो है रोड पे ऐसे लगा हुआ था, ये दो डबल लेंथ का रोड था। हाँ, इधर से एक ट्रक आ रही, एक बस आ रही, स्कूल बस थी, आ रही थी ऐसे ऐसे। इधर से इसके यहाँ पर एक वो था, पेट्रोल टंकी था। ये क्या था, पेट्रोल टंकी। इधर से देखिए बस आ रही है, और इधर वाला जो आदमी यहाँ पेट्रोल टंकी पे तेल लेने के लिए बाहर जा रहा था, तब तक ये बस आके इसको ठोकी। ये जो आके इस पे लड़ा, ये पोल गया है इसे। ये आज की कहानी थी। बस वाला ने इस पे ठोका, ये ब्लोरो गाड़ी थी, और ये पोल पे लगा, पोल गई नीचे। लाइट ही छोड़ो, बहुत से एरिया में, मतलब इंटरनेट छोड़ो, बहुत से एरिया में लाइट से चली गई, लाइट भी चली गई। मतलब इंटरनेट तो पूरे एरिया में कट ऑफ हो गया। मतलब मेन लाइन जो होता है सर्विस लाइन होता है, आपको मैं ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाया था, वो सर्विस लाइन से ही गायब हो गया पूरा इंटरनेट। मतलब वो गिर गया। अब वहां से इंजीनियर्स आए, तो यहाँ पे क्या है, 10 कंपनियां है, टिम्बल है, एक्साइटल है, 2500 जियो है, एयरटेल है, 10 टिम्बल, तो हर एक कंपनियां वाले यहाँ पे आए, अपना अपना जोड़ने लगे। जोड़ते जोड़ते 5 बजा दिए यार, क्या बताऊं। अरे यार वो तो सुबह से क्लास में वही इंटरनेट की प्रॉब्लम थी यार। एक नहीं, मेरे यहाँ दो इंटरनेट लगा, दोनों के साथ ऐसा हुआ। पहली मेरा मतलब मैं लग रहा है जब से मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब दोनों इंटरनेट गड़बड़ हो गया। दोनों नहीं, मेरे एरिया में आने वाला सभी ब्रॉडबैंड जो है गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये पोल जो गिरा था, इसी पोल से सब लोग बांध के ले जाते हैं, है ना। मैं बैठा रहा, अभी सोचो जरा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं पूछ रहे हो आप लोग कि ये जो स्कूल बस था इसमें कोई बैठा था क्या? भगवान की दुआ से इसमें केवल एक लड़की बैठी हुई थी, सभी लड़के उतर गए थे। कॉन्वेंट स्कूल, मतलब पैसे वालों का स्कूल है, ऐसे स्कूल की बस थी जहां पे कम से कम एक लड़के का फीस कम से कम, एक लड़के की वजह से, मतलब कम से कम एक लड़के की फीस, मुझे लगता है क्लास 1 में एक लड़के की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर का होगा। ऐसे स्कूल की बस थी, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, बाकी सब लड़के उतर गए थे शायद ना। तो फिर इसीलिए देखो यूट्यूब पे कोई क्लास शेड्यूल नहीं हो पाया 7:30 बजे। अब देखते हैं कल एक 1 शॉट मार देते हैं रिकॉर्डेड वाला, ठीक है, कोई मतलब बढ़िया से। ये पूरा सिस्टम है। कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा, बायोलॉजी का होगा, बायोलॉजी का टेस्ट होगा, मैथ का नहीं होगा, और केमिस्ट्री का नहीं होगा। फिजिक्स के चैप्टर 2 कल 2 टेस्ट होगा आप लोगों का। कल 2 टेस्ट होगा। कल कितने टेस्ट होगा? 2 टेस्ट होगा। बायो का मैं पूछ लूंगा, मैम लेना होगा लेंगी, लेकिन फिजिक्स का चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 1 परसों यूट्यूब पे होगा, और चैप्टर 2 का ऐप पर होगा, ठीक है। ये मैंने प्लानिंग है। लड़की का क्या हाल है, ये लड़की वाले ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता लड़की की जिंदगी है। हाँ, ये बस लड़की का हाल मत पूछो। जो ये ब्लोरो में बैठे थे ना, पीछे, बीच में और आगे, तो पीछे वालों को थोड़ा चोट लगी, ज्यादा नहीं लगी, लेकिन बस वाले को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा प्लानिंग है। मैं कल सुबह नोटिफिकेशन डाल दूंगा, एक बार मैम से बात करके। मैम से कुछ कही है मैम की नहीं? कल सुबह क्या, शाम को ही, अभी मतलब आधे एक घंटे में डाल दूंगा। जब क्लास खत्म हुआ मैम से बात करूंगा तो डाल दूंगा। टेस्ट उनका तैयार हो गया होगा तो ले लेंगे, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। कहां तक चले थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? प्यार की कहानी कहां तक चली थी बताओ? कहां तक चली थी प्यार की कहानी? अभी सोशल और सोशल में अंतर के बाद कुछ पढ़ा था? अभी रहने दीजिए, तबीयत खराब था इसलिए स्टडी नहीं। जिसको भाई जिसका स्टडी हो गया
वो अपना टेस्ट दे ले जिसका नहीं हुआ है। और हाँ, इस चैप्टर के बाद हाँ फिजिक्स का चैप्टर कल होगा ऐप पर, मैं बता दूंगा, नोटिफिकेशन डालो। एक बार मुझे बात कर लेने दो टेस्ट वाले भैया से कि हाँ टेस्ट तैयार है कि नहीं, मैंने टिक किया था, करके मैं कंफर्म कर लूंगा। आज इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं, मुझे टेस्ट की तैयारी करवानी है यार, ठीक है। फिर देखूंगा, मैं आऊंगा तो पोस्ट डाल दूंगा आप लोगों के लिए ना, इंस्टाग्राम पे हो ये, मैं पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। टाइम वेस्ट हो गया, आज का पूरा दिन का टाइम वेस्ट हो गया। आज क्लास चली होती, कल आप लोगों को टेस्ट के लिए एकदम फ्री छोड़ दिया होता, लेकिन आज का एकदम पूरा टाइम वेस्ट हो गया, क्या बताऊं, एकदम टाइम वेस्ट हो गया। कल के लिए टेस्ट का पूरा टाइम ही दे दिया था, हाँ बढ़िया से तैयारी करके टेस्ट दो, पढ़ाई तो हो रही है ना। हाँ अजय सर, अजय सर, आंटी इसका दीजिएगा, वो सब्जी मतलब खनवा ले जाना हॉस्पिटल में उनको, क्या को खनवा हॉस्पिटल ले जाना है। हाँ परोर सब्जी बना दो, और थोड़ा सा रोटी बना दो, रोटी बना दो यार, पराठा बना दो, पराठा थोड़ा खाने में ठीक रहेगा। सिंगल लोग हैं, एक लोग हैं, कल 2 लोग थे, आज एक ही लोग रहेंगे। हाँ पराठा बना दो, और परोर सब्जी नहीं, अच्छे खाने लायक बनवा देना, अच्छा से। कन्या पानी डलवा दिया था, अच्छा नहीं लगा। कन्या पानी डलवा गया था यार, वो बोले सब्जी में सूखा, एकदम सूखा ना रहे, मतलब होता है ग्रेवी के साथ में रहे, बढ़िया रहे, मतलब मुझे बनाने तो आता नहीं। पी जाएंगे यार, हम लोग थोड़ा कम बनाओ, लेकिन हम कम खाएंगे, खाने का मन भी नहीं है मेरा आज, तो क्या से करवा दो। हाँ रजिस्ट्रेशन से हो गया ना, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। एक लोग मेरे बहुत तबीयत खराब था, गांव के हैं, तो उनको मैंने भर्ती करवाया है यहाँ पे, ठीक है। तो उनको खाना वाना ले जाना होता है रात को, इसीलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ मैं, ठीक है। कल हो सकता है डिस्चार्ज हो जाए, हार्ट अटैक आया था। नहीं, चैप्टर 1 का टेस्ट संडे को होगा, ठीक है। देखता हूँ, अगर होगा तो टेस्ट लूंगा, नहीं होगा तो टेस्ट नहीं लूंगा, बता दूंगा मैं अपने से, अभी मैं बात करके बता दूंगा, ठीक है। टेस्ट पोर्टल पे काम चल रहा था, टेस्ट पोर्टल सही हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं तो फिर मैं कल, कल शाम होगा, अभी तो कल शाम को टेस्ट होगा, 5-6 बजे होगा, ठीक है, इस हिसाब से होगा, होगा अभी तो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या? अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा कि अधिशोषण समतापी होता क्या है। देखिए, अधिशोषण समतापी एक गणितीय समीकरण होता है जो निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष के दाब एवं अवशोषण के मात्रा के बीच संबंध बताती है। यह क्या होता है? यह एक गणितीय समीकरण होता है। यह एक क्या होता है? एक गणितीय 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 समीकरण समीकरण होता है। एक गणितीय समीकरण होता है। यह एक कैसा होता है? एक गणितीय समीकरण होता है जो जो किसके किसके बीच संबंध बताता है। जो देखो, एक गणितीय समीकरण होता है जो आपका, एक गणितीय समीकरण होता है जो निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष से दाब, जो निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित, एक मिनट, जो निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष से, गैसीय अधिशोष्य, गैसीय अधिशोष्य, निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब P, के दाब P तथा अधिशोषण की मात्रा, तथा अधिशोषण की मात्रा के बीच, अधिशोषण के मात्रा के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित
करता है। क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। यानी कि ये एक क्या होता है, एक प्रकार का समीकरण होता है, गणितीय समीकरण होता है जो कि निश्चित ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष का दाब P तथा अधिशोषण की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित करता है ना। तो इसे क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अधिशोषण देखो क्या होता है इसमें, यहां पे समझना। ये आपका डब्बा है ना, ये क्या है? अधिशोष्य है, जो अणु इस पे आकर्षित होते हैं। यदि क्या है? अधिशोषक है। यह अधिशोषक है, यह क्या? अधिशोष्य है। ठीक है, तो अधिशोषण संतापी क्या होता है? एक निश्चित ताप पर ये अणु, एक निश्चित ताप पर अधिशोष का दाब, ये जो इनके सभी का दाब तथा अधिशोषण की मात्रा, देखिए अधिशोषण का मात्रा क्या होता है, ध्यान देना। अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, देखो ये पूछा नहीं जाता, x अपान यम होता है। अधिशोषण की मात्रा क्या होता है? x अपान यम। तो निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष का दाब P तथा अधिशोषण की मात्रा यम के मध्य क्या बताता है? ये संबंध बताता है। ठीक है भाई, ये किससे? एक निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा x अपान यम तथा अधिशोष का दाब P का संबंध बताता है, इनके मध्य संबंध बताता है। बात समझ में आई क्या? नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? किसके किसके मध्य संबंध बताता है? निश्चित ताप पर अधिशोष की दाब P, कितने लड़कियां आएंगी इस अधिशोषक पर, उसकी दाब कितना होगा? आएंगी तो गले कैसे मिलेंगी? उनकी दाब जो होती है, और कितने आएंगी? अधिशोषण की मात्रा x अपान यम के मध्य संबंध बताता कौन? अधिशोषण समतापी जो होता है। दो समीकरण होता है इनका, एक होता है फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी, दूसरा होता है लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दो समीकरण होता है, एक क्या होता है? फ्रेंडलिन फ्रेंडलिंग नहीं, फ्रेंडलिंग। अधिशोषण समतापी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। क्या? लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। दो समीकरण होता है। पहला समीकरण क्या होता है? फ्रेंडलिन अधिशोषण समतापी, दूसरा लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। दो समीकरण होता है, जिसके बारे में आपको केवल इसी के बारे में पढ़ना, फ्रेंडलिन अधिशोषण समतापी के बारे में पढ़ना। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी के बारे में आपको पढ़ना और नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। हालांकि ये भी नहीं पूछा जाता, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टकरा जाता है कभी कभी सामने से, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहला आपको केवल फ्रेंडलिंग वाला अधिशोषण समतापी पढ़ना है, इसके लिए लैंगम्यूर वाला आपको पढ़ना ही नहीं है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्या होता है अधिशोषण समतापी? किसी गणितीय, यह एक गणितीय समीकरण होता है जिसमें निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष का दाब P तथा अधिशोषण की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, और अधिशोषण समतापी इसे कहा जाता है।
प्रेमजूल वर्मा, बिल्कुल कर सकते हो एनडीए क्लास, इस बार नहीं। एनडीए 1 वैसे भी आप लोग देंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम फोकस करो। एनडीए 1 के बाद से हम लोग अगले साल एनडीए में जाएंगे, ठीक है, मतलब इसी से 2-3 महीने में जाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। अधिशोषण समतापी क्या होता है? एक यह गणितीय समीकरण होता है जो निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष की दाब P तथा अधिशोषण की मात्रा के मध्य संबंध बताता है। अधिशोषण की मात्रा क्या होता है? x/m होता है ना। ये दो तरीके से मापा जाता है, एक फ्रेंडलिंग अधिशोष समतापी समीकरण से, दूसरा लैंगम्यूर अधिशोष समतापी समीकरण से। आपको केवल यही पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं इसके आगे। अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, फ्रेंडलिंग। क्या हेडिंग डालना आपको? फ्रेंड लिंक अधिशोषण समतापी। फ्रेंड लिंक अधिशोषण समतापी। फ्रेंड लिंक अधिशोषण समतापी क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग, ये क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग। देखिए ये पहले लागू कहां पे होता है ये जानेंगे। देखिए यह उन अधिशोषण अधिशोषण अरे यार अधिशोषण पर लागू होता है यह उन अधिशोषण पर लागू होता है, यह उन अधिशोषण पर लागू होता है जहां अधिशोषकों के पृष्ठ पर अधिशोष का एक आणविक परत बनता है। जहां क्या होता है? अधिशोषकों के पृष्ठ पर अधिशोष का एक आणविक पृष्ठ बनता है। केवल वहीं पे लागू होता है जहां पर यह उन अधिशोषकों पर लागू होता है जहां पे अधिशोषकों के पृष्ठ पर अधिशोष का एक आणविक पृष्ठ बनता है, एक अणु का ही पृष्ठ बनता है। केवल फिर से समझना, उन अधिशोषकों पे लागू होता है जहां पर एक आणविक पृष्ठ बनता है, जो केवल एक ही अणु, जैसे पृष्ठ पर एक आणविक पृष्ठ बनता है, एक आणविक परत बनता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक आणविक पृष्ठ नहीं, एक आणविक परत लिखो, सही, परत बनाता है, परत बनाता है, एक आणविक परत। जैसे आपके सामने मैं ये एग्जांपल देता हूं, ये रहा, ये अधिशोषक है। क्या यह अधिशोषक है? इस पे ये सभी अणु आके बैठ रहे हैं, पीला पीला वाले अणु आके बैठ रहे हैं, तो केवल एक ही परत बनाएगा। यहाँ पे एक ही परत होना चाहिए, तभी ये आके बैठेगा, अन्यथा भी नहीं बैठा। ये क्या अधिशोष है? कल मैंने पीछे मैंने आपको ये सभी चीजें बताया था। केवल एक ही बैठना चाहिए, ये नहीं कि एक ही लड़के पे 20-20 लोग जाके बैठने लगे। 20-20 लोग बैठेंगे तो ये फ्रेंडलिंग का जो अधिशोषक समतापी ये कार्य नहीं करेगा। केवल एक परत बनेगा तभी कार्य करेगा। केवल सिंगल लोग आके बैठेंगे, यानी एक लड़का एक ही के साथ लव करेगा, एक ही साथ जो चीजें करना होगा तभी ये बैठेगा, अन्यथा फिर नहीं बैठने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो ये अधिशोषकों उन अधिशोषकों पर लागू होता है फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी, जिसमें पृष्ठ अधिशोषकों के पृष्ठ पर अधिशोष का एक आणविक परत बनता है। एक आणविक परत बनेगा तभी लागू होगा, अन्यथा फिर लागू नहीं होगा। समझे? अन्यथा फिर लागू नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? और इनके अनुसार क्या होता है? इनके अनुसार x/m जो कि अधिशोषण की मात्रा है इज इक्वल टू Kp⁴ होता है। ये समीकरण याद रखना, आपको केवल ये समीकरण याद रखना है। ये परिभाषा नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण x/m K1/n ये फ्रेंडलिंग समीकरण है, यही है। ये इनके अनुसार
समीकरण ये होता है ना। यह जो होता है, नोट यहां पे लिखना है, यह उच्च दाब पर लागू नहीं होता है, नहीं होता है, केवल निम्न दाब पर लागू होगा, उच्च दाब पर लागू नहीं होता है, यह उच्च दाब पर लागू नहीं होता है, यह बात ध्यान रखना। तो x अपान m जो कि अधिशोषण की मात्रा है, p के पावर 1 अपान m, ये इनका समीकरण होता है फ्रेंडलिंग का समीकरण। फ्रेंडलिंग का समीकरण किस पे लागू होता है? उन चीजों पे लागू जहां पे अधिशोष के अणु केवल एक ही परत बनाते हैं, एक से अधिक परत बनाएंगे तो लागू नहीं होगा ना। और इनके अनुसार समीकरण क्या होता है? x अपान m इक्वल के p के पावर 1 अपान n, के p के पावर 1 अपान n, समझे? ये इनका समीकरण होता है, के पी के पावर 1 अपान n। आया समझ में? ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे लिखना, हेडिंग डालना जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, फ्रेंड लिंक समतापी वक्र, फ्रेंड लिंक समतापी वक्र, फ्रेंड लिंक समतापी वक्र, ये आप लोग हेडिंग डालना, फ्रेंड लिंक समतापी वक्र। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात, अगर आप इससे पहले ये नहीं पढ़े कि अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, ये तीन चीज आपको नहीं पढ़े, अधिशोषण, अधिशोष्य और अधिशोषक, ये तीन चीज अगर आप नहीं पढ़े तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ये समझ लेना, क्या नहीं समझ में आएगा? ये फ्रेंडलिंग समतापी वक्र जो मैंने बताने जा रहा हूं, ये भी नहीं समझ में आ जाएगा, और नहीं ये समझ में आएगा जो अभी तक मैंने बताया। हालांकि मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, ये समतापी वक्र बताने से पहले, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि अधिशोषक समतापी क्या होता है। यह एक गणितीय समीकरण होता है जो कि निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष का दाब P तथा अधिशोषकों की मात्रा के मध्य संबंध बताता है। अधिशोषकों का मात्रा x अपान m से बताया जाता है, ठीक है ना। और ये दो साइंटिस्ट थे, एक फ्रेंडलिंग ने अधिशोषक समतापी वक्र दिया, एक लैंगम्यूर ने अधिशासी समशोषक वक्र दिया। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वक्र दिया था। हमें केवल पढ़ना है फ्रेंडलिंग का, इसका नहीं पढ़ना है, और इसमें भी लिमिटेड चीजें पढ़नी है। तो चलिए फ्रेंडलिंग के बारे में जानते हैं। फ्रेंडलिंग अधिशोषक समतापी में क्या होता है? यह उन अधिशोषणों पर लागू होता है जहां पर अधिशोषकों के पृष्ठ, यानी जो अधिशोषक है इसके पृष्ठ पर अधिशोषकों का केवल एक ही परत बनेगा। ये नहीं कि ये दूसरा परत बन जाएगा, येलो वाले के ऊपर कोई रेड वाला आके बैठ जाए, यहां पे ये नहीं कार्य करेगा। जब केवल एक ही परत बने तभी यह लागू करता है, तभी यह आपका समतापी वक्र काम करता है। इसके अनुसार क्या होता है? x अपान m इक्वल के p के पावर 1 अपान n, ये इसके अनुसार समीकरण होता है। यह उच्च दाब पर लागू नहीं होता है। एक पॉइंट और जान लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है। अब समतापी वक्र आपको बताने जा रहे हैं हम, ठीक है। समतापी वक्र क्या होता है? देखो, फ्रेंडलिंग समतापी वक्र बताने से पहले हम फ्रेंडलिंग समतापी समीकरण देखते हैं, लिखते हैं। हेडिंग डालना सभी, लिखना सभी लोग। फ्रेंडलिंग बहुत आसान है, फ्रेंड लिंक का समतापी समीकरण। फ्रेंडलिंग समतापी समीकरण क्या होता है? समीकरण अभी अभी कुछ समय पहले मैंने लिखा हुआ है, x अपान m इज इक्वल टू के पी के पावर 1 अपान m होता है। अब देखो कहानी यहीं से बनेगा। कहानी कहां से बनेगा? यहीं से बनेगा, ठीक है। कहानी आपका यहीं से बनेगा। अगर निम्न दाब पर हम लोग लेते हैं, कभी क्या लेते हैं? निम्न दाब पर, निम्न दाब पर, कभी भी निम्न दाब पर लेते हैं तो x अपान m का जो वैल्यू होता है के पी के बराबर होता है। सॉरी, x अपान m का जो वैल्यू होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो 1 अपान n का जो वैल्यू होता है, 1 अपान n का वैल्यू होता है, यह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो इसे समीकरण नंबर 1 मानो। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा?
वहां पे 1/n का मान 1 रखोगी तो x/m इज इक्वल टू के पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x/n इज इक्वल टू के पी हो जाएगा, जहां पे के एक नियतांक है। के क्या है? नियतांक है, ठीक है। तो x/m इज प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। x/m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये तो निम्न दाब पर हो गया। दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर। ये तो निम्न दाब पर कंडीशन था। ये दूसरा कंडीशन क्या है? उच्च दाब पर। दूसरा कंडीशन किस पे? उच्च दाब पर। उच्च दाब पर क्या होता है? उच्च दाब पर 1/n इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जरा समीकरण नंबर 1 से लिखो। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में 1/n का मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा? x/m इज इक्वल टू के पी के पावर 0, यानी x/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, यानी x/m क्या हो जाएगा? बराबर नियतांक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन भी लिख लेना। तीसरा कंडीशन एक होता है मध्यम दाब पर। क्या बात? मध्यम दाब पर। मध्यम दाब पर, मध्यम दाब पर क्या होता है? ध्यान देना, मध्यम दाब पर क्या होता है? ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग। मध्यम दाब पर क्या होता है? मध्यम दाब यानी कम दाब पर क्या होता है? 1/n का जो मान है, 1/n का मान जो है यह आपका मध्यम दाब पर 1 से अधिक होता है। कितना? 1 से अधिक होता है। तो इस कंडीशन में x/m का वैल्यू जो होता है के पी के पावर 1/n के बराबर होता है। के पी के पावर 1/n के बराबर होता है ये वैल्यू। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आधार पर हम लोग एक समीकरण खींचते हैं। एक काम करो, ये जो बच्चे नए हैं कल के, जैसे शुभम खान, इनका एडमिशन कल हुआ था, क्लास में आके लिख रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुभम खान, तुम इतना तेज भी नहीं हो कि तुम्हें समझ में आएगा। ये क्लास में आए, वही क्लास में तुमसे समझ में आने लगेगा। शुभम खान, आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 स्टार्ट करो, वहां से पढ़ो, फिर चैप्टर नंबर 5 चला है, 5 में आओ। समझे? शुभम खान, शुभम खान, शुभम खान, समझे नहीं समझे? मुस्कान, आपका कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, सबका कमेंट मुझे दिखाई देता है। मुस्कान, जितना भी लेट हो लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखो, देख सकती हो आप आराम से। उसको जो पिन होती है, पिन को उठा के नंबर आगे रख दोगे तो आगे से देखने लगोगे। ठीक है, पुरानी की तरह नहीं कि जहां पे जुड़े वहीं से स्टार्ट होगा, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो इसमें। समझे शुभम खान? अगर ऐसे कमेंट करोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर ब्लॉक हो जाओगे तुम यहाँ से। पहले पढ़ो चैप्टर 1 से। तुम इतना तेज हो क्या यार कि बीच में आओगे समझ में आ जाएगा। मूवी के बीच में जाओ, नहीं समझ में आता कौन हीरोइन है, कौन हीरो है, और कौन किसको मारे, किसका लव अफेयर किससे चल रहा है, कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, सीता किसकी माता है, पिता है, कुछ नहीं समझ में आता यार। ये पढ़ाई है क्या? राज भुवन दीक्षित, पीडीएफ किसका पीडीएफ अपलोड नहीं है? अपलोड हो जाएगा सबका पीडीएफ। पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड होगा? आपका भी दिखता है, मोनालिका गुप्ता। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से समझना मेरी बात, एकदम आसान है, एक बार फिर से समझना। बस यही सबसे टफ यही है थोड़ा सा, लेकिन है आसान, कुछ करना नहीं है। समीकरण आपका ये है ना, इस समीकरण में आपको k इज इक्वल टू अलग अलग मान रखना है ना। k का मान अगर k नियतांक हो जाता है तो अगर 1/n का मान अगर 1 के बराबर हो जाता, कब? निम्न दाब पर। निम्न दाब पर 1/n का मान किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। तो p के पावर 1/n जो होता है, इस 1/n के यहाँ 1 रखोगे तो x/m इज kp हो जाएगा। k नियतांक हो जाएगा, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p के बराबर हो जाए। उच्च दाब पे क्या होता है? 1/n का मान 0 हो जाता है, इसलिए x/m का मान नियतांक हो जाता है।
मध्यम दाब पर क्या होता है, 1/n का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए 1x/m इज इक्वल टू k के पावर p के पावर 1/n होता है। ये तीन चीजें होती है। अब इन्हें के आधार पर हम लोग क्या लिखने वाले, खींचने वाले हैं एक समीकरण खींचने वाले। क्या खींचने वाले, एक ग्राफ खींचने वाले। क्या खींचेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। चलो ग्राफ को खींचते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके, दिखाई तो दे ही रहा होगा। देखिए ग्राफ यहाँ पे हम लोग खींचेंगे, एक खतरनाक भयंकर ग्राफ है। यही ग्राफो तो आपको पढ़ाना है मुझे, ये ग्राफो तो पूछता है और कुछ नहीं पूछता यहाँ से। देखिए ये ग्राफ जो खींचेंगे हम लोग, ये जो ग्राफ है हम लोगों का क्या है, ग्राफ है, फ्रेंडिंग वक्र का जो ग्राफ है, यह ध्यान देना सभी लोग। जो ग्राफ है ये किनके मध्य, सबसे पहले यह हम लोग जानते हैं। यह ग्राफ जो है आपका P और एक्सन के बीच में है, P और x/m के बीच में। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत आसान चीज है। देखो पहले हम लोग निम्न दाब वाला बात करते हैं। निम्न दाब पे जो ग्राफ पाया जाता है एकदम सीधे पाया जाता है, ये निम्न दाब पे। मध्यम दाब पे क्या हो जाता है, जो ग्राफ पाया जाता है ऐसे हो जाता है हल्का, नहीं 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 नहीं, नहीं घबरा जाएगा। निम्न दाब पर ग्राफ ऐसे सीधे पाया जाता है, मध्यम दाब पर ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, इस तरह से वक्र के नुमा पाया जाता है। मध्यम दाब पे जो ग्राफ होता है कैसे होता है, वक्र के नुमा होता है ना, वक्र के नुमा होता है ना। फिर इतना भी बड़ा नहीं होता है, एक मिनट। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है। तो तीन समीकरण होता है, तीन सिस्टम होता है। देखो यहां तक का जो ग्राफ होता है, एक मिनट, यहां तक का ग्राफ जो होता है, एक मिनट यार, ये ध्यान देना, यहां तक का ग्राफ ये ये डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहां तक का ग्राफ, यहां तक का जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका किस पे, निम्न दाब पर है। किस पे, निम्न दाब पर है। और निम्न दाब पर क्या होता है, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p के बराबर है। x/m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू p के बराबर है। ये जो है ग्राफ, ये p के बराबर है। और ये वाला जो ग्राफ है, ग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, इतना तेज भी आप लोग नहीं हो कि समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो याद कर लो यार। ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है स्टेज का, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये x/m इज प्रोपोर्शनल टू x/m इज इक्वल टू नियतांक के बराबर है। नियतांक के बराबर है, नियत यानी नियतांक के बराबर है। बाकी का जो ग्राफ है, बाकी का जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ जो बाकी का है, ये जो ग्राफ बाकी का है, ये ग्राफ कब के लिए है, बताओ बताओ बताओ, ये ग्राफ किसके लिए है? हाँ देखो, नहीं कुछ गलत मिस्टेक हुआ। ये जो बीच का ग्राफ है ना, ये बीच वाला ग्राफ, ये ध्यान देना, ये बीच वाला जो ग्राफ है, ये कब किसके लिए है, मध्यम दाब के लिए। मध्यम दाब, मध्यम दाब का मतलब x/m इक्वल टू k p के पावर 1/n के लिए। और ये वाला जो ग्राफ है x/m इज इक्वल टू नियतांक के लिए है, यानी उच्च दाब के लिए, उच्च दाब के लिए। ये तीनों ग्राफ प्राप्त होता है। इसी वक्र को लिखा जाता है फ्रेंडलिंग समतापी वक्र लिखा जाता है। समझे कि नहीं समझे? जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से देखने की कोशिश करेगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ना कुछ नहीं करना है, अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो समझ में आ जाएगा, और नहीं ग्राफ बनाने नहीं आता है तो नहीं समझ में आएगा। यहीं से आपका अधिशोषण अवशोषण खत्म हुआ। बहुत बार एग्जाम में रासायनिक अधिशोषण और
भौतिक अधिशोषण में अंतर पूछता है तो लिख लोगे। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बंद होता है, जबकि उसमें दुर्बल वांडर वाल बंद के जरिए बने होता है ना। ये तो दो अंतर पूछ ही चुके आप लोग, लिख लोगे। हो गया। हाँ सोनू, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड करवा दीजिए सर जी। बिल्कुल सोनू, अब केमिस्ट्री पे हाथ लगने वाला है, थोड़ा सा फिजिक्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद केमिस्ट्री का अपलोड करवा रहे हैं ना। चैप्टर 1 का भी करवाना है, चैप्टर 1 का वो तो उसमें प्रैक्टिस के लिए दिया था, चैप्टर 2 का भी करवाना है, ठीक है मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ऑब्जेक्टिव हुई नहीं, सोल्यूशन भी उसका करवाऊंगा ना। सर मुझे गुड इवनिंग सचिन। एल्कोहल का पीडीएफ नहीं है, पुराने वाले ऐप से देख लो, राजभुवन दीक्षित में, तो मैं अपलोड करवा दूंगा, शायद मैंने तो अपलोड करने के लिए दिया था। नोट चाहिए तो नोट्स तो अपलोड है सबका, किसका नोट्स नहीं अपलोड है? आप ना बैच में जाके देखना, शुभम खान नोट्स अपलोड है। रिएक्शन समझ में ना आवत हो तो रिएक्शन समझल ना जाला, रिएक्शन रटल जाला। ओके रटला। मोनालिका गुप्ता। अब एग्जाम हो जाएगा तब क्या? कौन सा एग्जाम है? मैं तो सोचा था जैसे रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन के साथ में उसका करवाते चला जाऊंगा। अभी ये क्लास चल रही है, ये क्लास आपकी मुश्किल से 5 4 5 नवंबर, सॉरी नवंबर कह 4 5 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी मुझे लगता है। एक लेक्चर और लगेगा, मतलब इसमें 1 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे खत्म होने में भी, इसके बाद सब चीजें इजी इजी हैं। उच्च दाब लिखा है, ये उच्च दाब लिखा है, ये नियतांक लिखा है, और ये मध्यम, 3 समीकरण है ना, 3 चीजें हैं। तो यहां से मिटा के यहाँ इसमें फिजिक्स पे जोर है, फिजिक्स पे जोर है, फिजिक्स पे। उच्चता। न्यू बैच हमको लग रहा है वहां से कुछ नहीं, ग्राफ समझ में आया, एक बार ऐसे टेढ़ा बना के इसे लिख दो, ये ग्राफ समझ में नहीं आया तो रट लो ग्राफ को, समझने मत बैठो, नहीं तो समय निकल जाएगा। न्यू बैच शुरू करूं? न्यू बैच सुमन, हमको लगता है अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगा, तैयारी है उसी टाइप से। अब आपके फिजिक्स में अगर आज रिवीजन हुआ, 4 5 चैप्टर रिवीजन हो गया होता, आज हमसे बात नहीं हो पाएगी सचिन, मुझे किसी को खाना पहुंचाने जाना है हॉस्पिटल में। ठीक है। अरे कॉल कर लो अनु, क्या गुस्सा आपसे? किसी से गुस्सा नहीं, जो कॉल करता है उससे मेरी बात हो जाती है। उसमें आपका कुछ न कुछ वो होगा, पेमेंट बाकी होगा, अमन रावत इसलिए ऐसा लिख रहा है। हाँ अर्पिता, आज कोई क्लास नहीं चला। अरे लिख लिए तो चलो आगे, हो गया। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे खत्म होगा? ऐसे पढ़ोगे तो कैसे खत्म होगा? क्रैश कोर्स दशहरा के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन 1 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है क्रैश कोर्स का दशहरा के बाद उसमें क्लासेस चलेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पहले ही स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स का। तब तक आपका इसमें पूरी तरीके से फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन, और केमिस्ट्री भी का भी पढ़ाकर रिवीजन करा दिया जाएगा तब तक, जब तक कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। समझे क्या? नहीं, क्रैश कोर्स में क्लास स्टार्ट होगी तब तक।
चलिए इसके आगे चलते हैं। ये आपका फ्रेंडली समतापी वक्र के साथ ही आपका अधिशोषण खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है उत्प्रेरक का। एक बात ध्यान रखना, उत्प्रेरक का जो टॉपिक है उत्प्रेरक, तो ये टॉपिक बहुत जगह कटा हुआ है। कहाँ कहाँ कटा हुआ है सर? पहली बात, एमपी बोर्ड से अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। अगर यूपी से हो तो आपको उत्प्रेरक नहीं पढ़ना है। आधे घंटे 45 मिनट का चैप्टर है, मजा आएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। स्टार्ट करते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है। अभी डिसाइड नहीं किया गया, नहीं मैंने तो आप लोगों को बता देता फी कितना होगा। बहुत ज्यादा नहीं लेंगे यार, 2000, अरे 2000 1500-1700 में आप लोगों को पूरी साल पढ़ा दिया, 6 महीने तो 2 महीने, मतलब क्रैश कोर्स में इतने ज्यादा नहीं होगा, बहुत सस्ता होगा यार क्रैश कोर्स, इतना ज्यादा मैं पैसा नहीं लेता हूँ। ठीक है, मेरा रिसर्च वाला टीम है, वहां से मुझे अच्छा पैसा मिल जाता है। ठीक है, हाँ बिहार से हो तो सब पढ़ो, मस्त रहो। पी ब्लॉक जस्ट इसके बाद स्टार्ट होगा राजभुवन दीक्षित, इसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे हम, 7वां 8वां तब 6वां चलेगा। ठीक है, फिर कितना बचा है? 5वां चल रहा है, 5वां चल रहा है, 6वां अभी, तो 6वां 7वां 8वां, ये 3 बचा है इधर, 2 उधर बचा है, 2 उधर बचा है, 14वां 15वां करीब में, एक 2 उधर बचा है, एक तो बहुलक बचा हुआ है, बहुलक बचा हुआ है, एक दैनिक जीवन में रसायन। ये दोनों चैप्टर बहुलक को पिछली साल पढ़ाया था तो 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे 30 मिनट लगे थे। इतना इसको पढ़ाया था तो 1 घंटे 45 मिनट लगा था पहले बार, मैं देख रहा था लेक्चर को। इतना दोनों ये इतना समय लगा, ये जो समय लगा 7वें चैप्टर में लगेगा, 8वें चैप्टर में बहुत कम समय लगेगा, 6वें में बहुत कम समय लगेगा। यही तो बचा है 4-5 चैप्टर बस। अब 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, 15-20 दिन से पहले खत्म हो जाएगा, मतलब लगता है 10-5 अक्टूबर तक खत्म हो जाए, उसके बाद रिवीजन हो जाएगा। हालांकि ये लेट खत्म हुआ है। ठीक है, यूपी में उत्प्रेरक नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर जो चैप्टर बाकी, ठीक है, देखिए उत्प्रेरक क्या होता है। पहली बात तो उत्प्रेरक मैंने बता दिया किसको किसको नहीं पढ़ना है इस साल के सिलेबस में। हालांकि जब 100% सिलेबस, मान लीजिए बाद में आप लेक्चर देख रहे हैं 100% सिलेबस पूछा गया तो पढ़ लेना आप। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक बाबा जी होता है जो कि शादी करता नहीं है, शादी करवाता है जल्दी से। मैं यही समझाता हूं। उत्प्रेरक क्या होता है? एक बाबा जी होते हैं जो कि शादी करते नहीं है, करवाते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? एक बाबा जी होता है जो कि शादी करते नहीं है, करवाते हैं। समझे यार, आसानी से परिभाषा समझ लेना। उत्प्रेरक क्या होता है? एक बाबा जी होते हैं उत्प्रेरक जो कि शादी करते नहीं है, करवाते हैं ना। यानी उत्प्रेरक एक ऐसी पदार्थ होता है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक उत्प्रेरक रक गलत लिखा गया, उत्प्रेरक, ओहो, जो कि उत्प्रेरक, ठीक है, जो कि किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। हाँ पंडित जी, लेकिन रासायनिक अपक्रिया की गति को प्रभावित कर देता है, रासायनिक अपक्रिया गति को बढ़ा भी सकता है, रासायनिक अपक्रिया की गति को घटा भी सकता है। तो ऐसे बाबा जी होते हैं जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया को कराता है। ऐसे ऐसे बाबा जी होते हैं जो कि शादी नहीं करते हैं, शादी करवाते हैं। जब शादी करने जाओगे, किसी का सपना होगा, बहुत लोग सदिये के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो शादी करने जाओगे आप लोग, तो आपकी शादी आपकी और आपके वाइफ से होगी। हाँ, वाइफ से ही शादी होगी ना, किसी और से तो नहीं होगी। शादी आप और आपके वाइफ से होगी, है ना। लेकिन वहां पे बाबा जी होंगे शादी करवाने के लिए, वो बाबा जी को ही उत्प्रेरक कहा जाता है, जो शादी में भाग नहीं लेते लेकिन शादी करवाते जरूर है।
ये नहीं कि सुहाग रात के दिन बाबा जी पहुंच जाएंगे रात को, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ तो नहीं होता, हम जहां तक जानते नहीं होता, आपके यहाँ होता होगा तो बात अलग है। लेकिन बाबा जी क्या करते हैं, केवल शादी करवा देते हैं, बाकी काम आप लोग करते हो, है ना। तो वही बात है, यानी कि उत्प्रेरक क्या होता है, किसी रासायनिक वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के गति को प्रभावित करे, गति को तीव्र भी कर सकता है, गति को घटा भी सकता है ना। उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, आप लिखना, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के गति को प्रभावित कर दे, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। यानी रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले परंतु रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर दे, गति को तेज कर दे, गति को कम कर दे, है ना, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्प्रेरक कहते हैं ना। समझे कि नहीं समझे। एग्जाम्पल लिखोगे, लिखो एग्जाम्पल। 4HCl मतलब 4 हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी अपक्रिया अगर इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन O2 के साथ प्लस O2 के साथ, इसकी अपक्रिया O2 के साथ CuCl2 की उपस्थिति में कराएं तो क्या बनता है, 2H2O बनता है प्लस 2Cl2 बनता है। इसमें ये जो है ना, ये क्या है, उत्प्रेरक है। ये क्या है, उत्प्रेरक है। कैटलिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है ये क्या है, उत्प्रेरक है। ये क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक है। यानी वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ना ले परंतु रासायनिक अपक्रिया की गति को प्रभावित कर दे, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। आज समझ में कुछ नहीं बात है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, गति को प्रभावित करने का मतलब उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। आप लिख लेना इस बात को, उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहता है, बढ़ा भी सकता है, उत्प्रेरक की गति को, अपक्रिया के गति को क्या कहता है, बढ़ा भी सकता है, और घटा भी सकता है। उत्प्रेरक जो है रासायनिक अपक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। यानी देखो बाबा जी कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी शादी कराते हैं, जो शादी को धीरे धीरे कराते हैं ना, ये ग्रह की दशा खराब है, वह ग्रह दशा खराब है, ठीक है, ये कहते हैं। जब बढ़ाता है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं, जो घटाता है उसे मंदक कहते हैं, या हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हजारों लिख सकते हो आपके पास, आगे जब पढ़ोगे चैप्टर उसमें उत्प्रेरक बहुत सारे आएंगे, तब वहां से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, उत्प्रेरक के प्रकार।
उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, इसे लिखने से पहले आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए एक बार। नोट हो गया? हो गया नोट सर? बहुत बढ़िया। नहीं लिखवाया, नहीं पूछा जाता अधिसूचक का अनुप्रयोग, लिखवाना लास्ट में करवा दूंगा। अनुप्रयोग पढ़ लेना किताब से यार, पूछा नहीं गया, जाके पढ़ लेना। अधिसूचक का अनुप्रयोग नहीं कराया, उपयोग लिखेंगे तभी। यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी। कितना टाइम हो रहा है? 9:13। जल्दी छोड़ देंगे आप लोग, टेंशन मत लो। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, प्रकार प्रकार। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रकार होता है समांगी उत्प्रेरक। क्या? समांगी उत्प्रेरक। दूसरा क्या होता है? विसमांगी। विसमांगी उत्प्रेरक। प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक दो प्रकार होता है इसके। ठीक है, वैसे तो दो प्रकार होता है। ठीक है, समांगी विसमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, कैसे क्रिया होती है, ध्यान देना। यह एक ऐसा उत्प्रेरक होता है, यह एक ऐसा उत्प्रेरक होता है, समांगी उत्प्रेरक जो है ऐसा उत्प्रेरक होता है, ठीक है, जो जिसमें अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक सभी का प्रावस्था समान होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक उत्पाद सभी क्या होते हैं? समान प्रावस्था में होते हैं। सभी किस में होते हैं? समान प्रावस्था में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। सभी किस में होते हैं? समान प्रावस्था में होते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक अपक्रिया लिख रहा हूं 2SO2 प्लस 2SO2 प्लस
O2 O2 यन्नो उत्प्रेरक की उपस्थिति में का, तो यहाँ पे बनता है 2SO3 बनता है। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, देखो इसमें यह भी गैस में होगा, यह भी गैस में होगा, यह भी गैस यूज होगा, यह भी गैस यूज, यानी सभी समान अवस्था में होंगे। अगर ये ठोस तो ये भी ठोस, ये भी ठोस, ये ठोस, यानी सभी एक ही अवस्था में होंगे, सभी एक ही अवस्था में होंगे, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ज्यादा रिएक्शन नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो वहीं पे इसका एग्जांपल याद कर, बताओ पूछूंगा, बताओ विषमांगी उत्प्रेरक है कि समांगी उत्प्रेरक है, तो आप बताते रहना, बस यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लिखना विषमांगी उत्प्रेरक, इसमें रासायनिक अपक्रिया में क्या होते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद, इसमें क्या होता है, इसमें अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक सबकी प्रावस्था अलग अलग होती है। प्रावस्था क्या होती है, अलग अलग होती है, सबकी प्रावस्था क्या होती है, अलग अलग होती है, सबकी प्रावस्था क्या होती है, अलग अलग होती है, समझे। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप जल वाला ही लिख दो, जल वाला ही लिख दो, जल का एग्जाम्पल लिख दो आप सभी लोग, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2S2O, ठीक है, प्लेटिनियम की उपस्थिति में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, ये जो होता है हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ये भी गैस होता है, ये आपका ठोस होता है, सॉलिड होता है, और ये लिक्विड होता है, यानी सभी का प्रावस्था अलग अलग होता है। इसमें सभी के सभी गैस थे, इसमें सभी का प्रावस्था अलग अलग है, इसलिए इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इसमें सभी का प्रावस्था अलग अलग होता है, इसमें सभी का प्रावस्था अलग अलग होता है, जबकि इसमें प्रावस्था सभी का सेम होता है। लिखो सभी लोग फटाफट इसे। और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, लेकिन एग्जांपल्स मैं क्लास में जब कराऊंगा क्वेश्चन तब कराऊंगा, हालांकि एग्जांपल नहीं, आपकी एग्जाम में डिफिनेशन पूछा जाएगा, डिफिनेशन तो आप लोग बता ही लोगे अच्छे से। लिखो सभी लोग फटाफट, है ना, बता तो लोगे ना। बताओ सभी लोग। अदिति मुझे नहीं पता क्लास होगी कि नहीं होगी, सर आएंगे तो क्लास लेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं लेंगे, मुझे थोड़ा जाना है हॉस्पिटल में यार, इतना मुझसे मत पूछा करो, जो एक बार टाइम टेबल बना दिया गया तो सर के ऊपर है, समझे। आएंगे तो क्लास लेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं क्लास लेंगे, बस सिंपल बात है, आपको बता दिया जाएगा ना अदिति, ठीक है। मैं अपनी क्लास से मतलब रखता हूँ, मैं कहीं पे रहूं लेकिन शाम को आ जाता हूँ अदिति, नहीं मैं इतना किसी से पूछता हूँ आओगे नहीं आओगे, मैं अपनी चीजों में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, बेहतर देता हूँ। फिजिक्स में कोई कमी तो नहीं छुड़ाऊं ना, केमिस्ट्री में भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, मैं ही पढ़ाऊंगा, रिवीजन मैं ही कराऊंगा। अभी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें करानी है, पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कराना है, जो कि मैं कराऊंगा। रिवीजन के बाद क्रैश कोर्स चलता रहेगा, संडे सैटरडे में आप लोगों को कराते रहेंगे, हालांकि क्रैश कोर्स में भी ये सब चीजें होंगी, जो लेगा उसका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पूरे चैप्टर का लॉन्ग कराना है, फिर डेरिवेशन कराना है, ये अलग दो चीजें उसमें करा देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। इसमें भी पूरे चैप्टर का रिएक्शन कराना है, कराना बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो नंबर 2 में गैस नहीं, सब गैस होगा, ठीक है। हो गया।
चलो अब रहने दीजिए, ड्यूटी जाना है। हाँ मेरा भी मन नहीं कर रहा है, बहुत थका हूँ मैं। वैसे ज़्यादा हुआ नहीं, मैं सोचा था तो दूसरे कंप्लीट कर दूंगा तो कल आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 3 दिन का था नहीं, आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज बात हुआ ना, पता नहीं क्यों ना, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं रहा, मतलब पूरे दिन भर क्लास नहीं लिया ना, मूड नहीं बन रहा है साला पढ़ाने का, सच्चाई है। मिल जाएगा हिमानी, कुछ चैप्टर अपलोड नहीं है, प्रॉब्लम यह है ना, पूरे दिन भर क्लास नहीं लिया तो मतलब मूड नहीं कर रहा, जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ने का मूड नहीं करता, इसमें पढ़ाने का मूड नहीं कर रहा मेरा आज, पर सोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों सर दर्द कर रहा है। ठीक है, चलो आज बस इतना ही रहने देते हैं, कल इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। अल्फा इंस्टीट्यूट के फाउंडर हो, अरे यार लेकिन फिर भी कितनी बातें हम याद रखेंगे सागर, मैं वैसे भी आज थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा दम होता है शरीर, थोड़ा सा मतलब शरीर आराम मांग रहा है। ठीक है, चलो। किसी का ये नहीं बताया जाएगा, टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा आपको खुद ही। ठीक है भाई, क्लास को एंड करते हैं, ओके बाय। चलिए इसके आगे चलते हैं और इससे आगे की कहानियां पढ़ते हैं।